नमस्कार दोस्तों, मैं यूपी का रहने वाला हूँ। यूपी में मेरी एक दुकान थी जो एक गांव के अंदर मौजूद थे। उस गांव के अंदर मैं रेशन पान का सामान बेचा करता था। दिनों दिन मेरी दुकान बढ़ती जा रही थी। ये उस दिनों की बात है जिसके दूसरे दिन अमावस की रात होने वाली थी। लोगों के अंदर अमावस की रात को लेकर काफ़ी सवाल पैदा हो चुके थे और साथ ही मुझे ये भी जानना था कि आखिर अमावस की रात को ऐसा क्या सीन रहता जिसकी वजह से लोग अमावस की रात के नाम से भी कांप उठते थे। हमारे गांव में मौजूद रामू काका एक अनुभवी व्यक्ति थे। सबसे ज़्यादा अमावस की रात का खौफ फैलाने का काम वही किया करते थे। उनका मानना था कि जिस दिन अमावस की रात होती है उस दिन हमें अपने घर से नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा समय होता है जहाँ पर रोशनी का कोई भी नामो निशान तक नहीं होता। अंधेरा के गहरी चांद उड़कर चारों तरफ लिपटा हुआ होता है। भूत प्रेत का खौफ सर चढ़कर बोलता है। रामू काका की ये कहानियाँ अब धीरे धीरे गांव में मशहूर होने लगी। हालांकि उस समय में इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं रखता था, जिस वजह से मैंने इन सभी बातों को नज़रअंदाज करना ही बेहतर समझा। मेरी दुकान के करीब मांस की दुकान मौजूद थे और वो दुकान एक मुस्लिम व्यक्ति की थी। हमारा गांव काफ़ी जातियों और समुदायों को मिलकर बना हुआ था, जिस वजह से हमारे गांव में काफ़ी जाति एक साथ निवास करती थी। फिर दूसरे ही दिन अमावस की रात होने वाली थी। मैं उस मांस वाली दुकान के मालिक के साथ आपस में बातें करते हुए टाइम कटा रहा था कि गांव में शोर शराबे की आवाज़ें मुझे सुनाई देने लगी। गांव में इस तरह का शोर शराबा सुनने के बाद में और मोहम्मद साहिब अब हम दोनों ही गांव की तरफ रवाना हुए। और जब हम गांव में पहुंचे तो गांव में एक जादूगर आया हुआ था। वो जादूगर अपनी अनोखी शक्तियों से सभी का मन लुभा रहा था। मैं भी वहीं पर एक कुर्सी पर बैठ गया और बातों ही बातों में मैं अपनी दुकान के बारे में भी भूल चुका था। मेरे साथ मोहम्मद साहिब भी मेरे बगल वाली कुर्सी पर बैठ गए। हम दोनों लगभग आधे घंटे तक उस जादूगर की अनोखी करतूतों को देखने लगा और फिर हमें याद आया कि हम अपनी दुकानों को अकेले छोड़कर ही यहाँ पर आ चुके थे, जिस वजह से हम दोनों आपस में बातें करते हुए वापस दुकान के पास पहुँचे तो मोहम्मद साहिब के दुकान के सामने सफ़ेद रंग का एक बड़ा सा पन्ना पड़ा हुआ था। उस पन्ने के ऊपर कुछ लिखा हुआ था और जब मोहम्मद साहिब ने उस पन्ने पर देखा तब जाकर उन्होंने पाया कि उस कागज़ के छोटे से टुकड़े के ऊपर मोहम्मद साहिब के लिए एक बड़ा ऑर्डर लिखा हुआ था। दरअसल मोहम्मद साहिब को बताया गया कि कल शाम को तकरीबन 10 बजे के आसपास उनको एक ऑर्डर उनके गांव से बाहर एक सुनसान इलाके की तरफ पहुंचाना था और उसमें तकरीबन 51 किलो मांस उस जगह पर पहुंचने के लिए बोला गया था। और फिर क्या था, मैंने मोहम्मद साहिब जी को बहुत ही मना किया, मगर इसके बावजूद उन्होंने इस ऑर्डर को डिलीवरी करना ही बेहतर समझा। इतना बड़ा ऑर्डर मिला था, जिस ऑर्डर के अंदर उन्हें इतना बड़ा अमाउंट मिल रहा था, लेकिन मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बाद में मैंने इस छोटी सी घटना को नज़रअंदाज कर दिया। उस रात में मोहम्मद साहिब जी के साथ जब अपने घर के लिए निकल रहा था तो मुझे उनकी दुकान के अंदर एक अजीब सी बदबू महसूस हुई। मैंने ऐसी बदबू पहली बार सूंघी थी। मैंने मोहम्मद साहिब से पूछते हुए कहा, भाईजान आज आपकी दुकान के अंदर से इतनी बुरी बदबू क्यों आ रहा है? लेकिन इस पर मोहम्मद साहिब ने मुझे तिरछी नज़रों से देखते बोला, अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो, मुझे तो कोई बदबू नहीं आ रही। उस वक्त मैंने ज़्यादा बोलना ठीक नहीं समझा और फिर मैं इन बातों को इग्नोर करके वहाँ से चलने लगा। फिर मैं और मोहम्मद साहिब आपस में बातें करते हुए वहाँ से निकल पड़े। आज का माहौल थोड़ा शांत लग रहा था और उसकी मेन वजह थी कल होने वाली अमावस की रात। मगर मैं इन चीज़ों में कुछ खास ध्यान नहीं रखता था, जिस कारण मैंने इन हालातों की तरफ कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने घर की तरफ रवाना हो गया। आज पूरे दिन की थकावट की वजह से मेरे शरीर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था, जिस कारण मैं अपनी माँ के पास पहुँचा और खाना खाने के बाद सीधा बिस्तर में लेट गया। उस वक्त गर्मी का माहौल चल रहा था और मैं पंखे की ठंडी ठंडी हवा खाते हुए आराम से बिस्तर पर लेट गया। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था और उस घनघोर सन्नाटे के बीच मैंने देखा कि मैं एक ऐसी जगह पर खड़ा था जहां चारों तरफ जंगली झाड़ियों के अलावा कुछ खंडर पड़े मकान नजर आ रहे थे। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आ रहा था, क्योंकि कुछ देर पहले मैं अपने घर के बिस्तर पर लेटा हुआ था और फिर मैं यहाँ पर कैसे पहुँच गया। मैं इधर उधर बिलखते हुए चहलकदमी करने लगा
मगर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था मानो बार बार जैसे मैं अपने कदम पर रहा हूँ तो मेरे पीछे पीछे कोई और भी, जो कि एकदम सही समय पर मेरे साथ साथ चल रहा था। मैंने अपनी नज़र चारों तरफ गड़ाई, लेकिन मुझे कोई भी नज़र नहीं आया। ये किसी अजीब हरकत से कम नहीं था। मैं चारों तरफ बार बार देखता रहा, लेकिन वह कोई भी नहीं था। और इतने में ही मेरी नज़र सामने की ओर गई तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक बल्ब की रोशनी जल रही थी। उस रोशनी को देखकर मैं चुपचाप उस रोशनी की तरफ चल पड़ा। और बाद में जब मैं उस रोशनी के नीचे पहुंचा तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक कब्र बनी हुई थी। उस कब्र को देखने के बाद मेरा पूरा शरीर थरथरा उठा। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। और फिर जब मैंने वह चारों तरफ के माहौल को इमेजिन किया तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी और सुनसान कब्र बना हुआ था। उस कब्रिस्तान के अंदर मेरे अलावा किसी कुत्ते का भी नामो निशान नहीं था। चारों तरफ ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, जो उस गर्मी के मौसम में मेरे मन को लुभा रही थी। और इतने में किसी ने मेरे कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा, भाई साहब आप गलत जगह पर फंस गए हैं। और फिर जब मैंने पीछे पलटा तो मेरा पूरा का पूरा शरीर पसीने से तरबतर होने लगा, क्योंकि इस बार मैंने देखा कि मेरे पीछे एक हाथ कटा हुआ इंसान खड़ा था, जिसके शरीर पर शर्ट भी नहीं था। और साथ ही उसका काला और भयानक चेहरा मुझे दहशत का माहौल में डुबा रहा था। मैं किसी तरह वहां से निकलना चाहता, लेकिन तभी उस आदमी ने अपना पूरा मुंह खोल दिया। और जैसे मैंने उसका मुंह देखा तो मैं हड़बड़ाते हुए नीचे गिर पड़ा और मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा। मेरी चीख पुकार सुनने के बाद मेरा पूरा घर गूंज उठा। दरअसल ये मेरा बहुत ही बुरा सपना था, जो मैं अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। उस समय मैं किस मंजर से गुजर सकता था ये तो मैं ही जान सकता था। मैं एक लंबी सांस लेते हुए चारों तरफ देखने लगा तो मेरी मम्मी मेरे बगल में खड़ी थी, जिनके हाथ में पानी का गिलास था। फिर मेरी मम्मी ने मुझे पानी पिलाई और मुझे सोने के लिए कहा, लेकिन अब मेरी नींद उड़ चुकी थी और उस वक्त रात के तकरीबन 3:30 बज चुके थे। तो मैं सीधा बाथरूम में गया और नहाने लगा। लेकिन जो आदमी मुझे सपने में नजर आया था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने पहले भी उस आदमी को कहीं पर देखा है। फिर मुझे याद आया कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद साहिब ही थी, क्योंकि उस आदमी का चेहरा मोहम्मद साहिब से काफ़ी मिलता जुलता था। और बाद में मैंने इस सपने को वर्णना ठीक नहीं समझा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में मैंने पहली बार इस तरीके का खौफनाक दृश्य देख रहा था, जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। रात बीतने के बाद जब सुबह हुई तो मैं जल्दी जल्दी दुकान पर पहुंच गया। दुकान पर पहुंचने के बाद मैंने देखा कि मोहम्मद साहब की दुकान आज चमचमाती नजर आ रही थी। मगर हैरानी की बात तो ये थी कि दुकान के सामने अब ताला लगा हुआ था, जो सच में एक हिला देने वाली बात थी, क्योंकि दुकान तो एकदम साफ सफाई से भरपूर थी। मेरा दिमाग थोड़ा खिसक गया, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि शायद रात के चलते वक्त मोहम्मद साहिब जी ने दुकान की साफ सफाई कर दी थी। और इतना सोचकर मैं अपनी दुकान के साफ सफाई में जुट गया। और फिर मोहम्मद साहिब अपनी दुकान के पास पहुंच गए। फिर जब वो अपनी दुकान का ताला खोलकर दुकान के अंदर दाखिल हुए तो उनके चेहरे के हाव भाव उड़ चुके थे। फिर वो सबसे पहले मेरे पास पहुंचे और उन्होंने कहा, अरे भाई साहब आपने मेरी दुकान का साफ किया था। तो मैंने उन्हें बताया कि जब मैं यहाँ पर पहुँचा तो मैं भी सरप्राइज हो गया था। अब मुझे भी समझ में आ रहा था कि हम दोनों के अलावा हमारी दुकान की चाबी किसी और के पास भी है। खैर बाद में मैंने इस बात को टाल दिया, और इस बात को टालने के बाद मोहम्मद जी अपने काम में जुट गए। दरअसल उन्हें आज मांस की डिलीवरी करनी थी, जो अब तक मैं पूरी तरीके से भूल चुका था। धीरे धीरे दिन ढलने लगा और आज गांव के सारे लोग जल्दी जल्दी अपने घर पहुंच गए। और उसकी एक वजह थी, वो थी कि आज होने वाली है अमावस की काली रात। मुझे भी सभी लोगों के ये अफरा कुछ समझ नहीं आई, लेकिन मैं इतना जरूर समझ गया था कि लोगों के अंदर अंधविश्वास कुछ ज़्यादा ही फैला हुआ है। और उसके बाद वही हुआ जिसका मुझे इंतज़ार था। दरअसल मैं ये बात अच्छी तरीके से जानता था कि गांव के सबसे अनुभवी और अंधविश्वासी रामू काका मेरे पास जरूर पहुँचेंगे। गांव के सबसे अनुभवी इंसानों में एक रामू काका मेरे पास पहुँचे और बोले, बेटा आज दुकान को जल्दी बढ़ा देना, क्योंकि आज की रात अमावस की रात है। मैंने रामू काका के सामने
हाँ भरना ही ठीक समझा और फिर रामू काका वहाँ से निकल गए। मेरी दुकान गांव की एकलौती दुकान थी जिसके अंदर राशन का सामान मिलता था। अब रात का वक्त भी होने लगा। गांव में मौजूद सारे लाइट एकदम सुनसान नजर आ रहे थे। रात के तकरीबन 9 बजे सब कुछ एकदम खामोश हो चुका था और तभी मोहम्मद साहब मेरे पास पहुंचे और उन्होंने मुझे अपने साथ चलने को कहा। मोहम्मद साहब मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त थे तो मैं उन्हें मना भी नहीं कर सकता था। फिर हम दोनों जिस एड्रेस को बताया गया था उसी एड्रेस के निकल पड़े। हमारे पास मोहम्मद साहब की बाइक थी और फिर जब हम दोनों उस जगह पर पहुंचे तो वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। लेकिन संजोग भी कितना लाजवाब था कि वहाँ पर पहुँचते ही मोहम्मद साहब की फ़ोन की घंटी बजी और फिर जब उन्होंने फ़ोन देखा तो उन्होंने पाया कि फ़ोन पर वही आदमी था जिसने इस मास्क की डिलीवरी का ऑर्डर किया था। फिर उस आदमी ने वहाँ से करीब 2 किलोमीटर आगे आने को कहा। फिर हम लोग बिना कुछ सोचे समझे अपनी बाइक को आगे की तरफ लेकर जाने लगा। रास्ता देखने में काफ़ी सुनसान होने के साथ कुछ अंधविश्वास रूप में था। मैंने सोचा नहीं था कि अमावस की रात को इतना घनघोर अंधेरा होगा कि सामने की तरफ देख पाना लगभग नामुमकिन था। बाइक की हेडलाइट ज़रूर उस कच्ची सड़क पर पड़ रही थी मगर इसके बावजूद भी दहशत हमारे दिल में पूरी तरीके से बैठ चुकी थी। भूत प्रेत का हमें इतना डर नहीं था लेकिन हमें ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं जंगली जानवर हमला न कर दे। मोहम्मद साहब के साथ साथ शायद मैं भी किसी मुसीबत का शिकार होने वाला था। और फिर अचानक ही हमें सामने की तरफ से 3 लोग अपनी तरफ आता हुआ दिखे। उनको देखकर तो ऐसा ही लग रहा था मानो डिलीवरी का ऑर्डर देने वाला वही लोग है। मोहम्मद साहब ने उस बाक्से को उनकी तरफ थमा दिया और उसके बाद वो तीनों हमारी तरफ देखकर एक हल्की मुस्कुराहट देने लगी और फिर उन्होंने हम दोनों का हाथ पकड़ लिया और उस बक्से को वही नीचे गिरा दिया। हम दोनों इस समय एक मुसीबत में फंस चुके थे और उनसे अपने आप को छुड़ाने की बहुत ही कोशिश की लेकिन उन्होंने बहुत ही मजबूती के साथ हमारे हाथों को पकड़ लिया था। और जब उन सभी का चेहरा हमें रोशनी में नजर आए तो हमारे पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। हमारे हाथ पैर इस कदर कांपने लगे मानो हम साथ साथ मौत देख लिया हो। एक तो मोहम्मद साहब ने मुझे एक अजीब जगह पर पहुंचा दिया और से यहाँ से निकलना भी हम दोनों के लिए लगातार मुश्किल होती जा रही थी। जब हम दोनों को सामने की ओर एक रास्ता दिखा तो उस रास्ते पर आग जल रही थी और फिर कुछ लोग उस आग के चारों तरफ चक्कर काट रहे थे। अब हमें समझने में देर नहीं लगी कि हमें किसी छल के द्वारा यहाँ पर बुलाया गया है क्योंकि हम दोनों ही बातें में उस गांव के पुराने पड़े कब्रिस्तान में पहुंच चुके थे। एक ऐसा स्थान जिसका सिर्फ रूफ अजीबोगरीब लग रहा था। एक सन्नाटे के साथ साथ पूरा का पूरा माहौल खौफ से जुड़ा हुआ था। अभी मैंने अपने साथी मोहम्मद साहब को तुरंत वहाँ से निकलने का सुझाव दिया और फिर मैं उनके साथ साथ जल्दी बाइक को घुमाते हुए वहाँ से तुरंत निकल गया मगर उन शैतानों को हमारा पीछा करना पड़ी थी। मोहम्मद साहब अपने मुंह से कुछ मंत्र बड़बड़ाने लगे और फुल पिस्ट के साथ बाइक को सड़क पर भगाने लगे। उस कच्ची सड़क का माहौल भी पूरा खराब था मगर बाइक पत्थरों से टकराते हुए लगातार आगे के रास्ते को अंजाम दे रहे थे। दोस्तों वो कहते हैं ना कि जान बची तो लाखों पाए। गांव में बनी मस्जिद को देखते ही मैं मोहम्मद साहब के साथ तुरंत उसका अंदर घुस गया और उस मस्जिद के अंदर एक बाबा बैठे हुए थे जिन्होंने हमारे ऊपर कुछ झाड़ फूक की और तब जाकर हमें थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा था। तो दोस्तों ये थी मेरे साथ हुई एक खौफनाक घटना क्योंकि इस घटना से पहले मुझे एक बुरा सपना भी आया था मगर मैंने उसको ध्यान से निकाल दिया था। उस दिन का ये खौफ मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल पाया। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताना। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।